आदिवासी समाज से विनती करूंगा कि झारखंड राज्य मतलब बृहद झारखंड, झारखंड राज्य का मतलब एक विशाल झारखंड। केवल हेमंत सोरेन जी का परिवार ही झारखंड नहीं है, उस परिवार से बाहर भी सोचिएगा। आज उन्होंने आदिवासी के नाम पे क्या किया आपको भी मालूम है। आपको क्या दिया? 1000 रुपए। ये 1000 रुपया नहीं है, ये 2024 के चुनाव के पहले का घूस है। अब आपको स्वीकार करना है कि नहीं? ये घूस है, 24 के चुनाव से पहले का घूस है। यदि सरकार इतना ही खुश है तो 4 साल पहले लेके आते। 2 महीना वोट बचा है तब इनको याद आया मैया लोग का। भैया लोग कहाँ जाएगा? उन लोग जानता है। देखिए, सरकार को मालूम है कि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। उनको मालूम है कि इन लोग को 5 साल कितना भी सता दिए, 5 साल इनको कितना भी बोका बना दिए, 5 साल कितना भी इनको लूट लिए, इनको 1000 रुपया देके नारी का दिल जीत लेंगे, ताकि नारी का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन भैया लोग का क्या होगा? इनका नौकरी आप बेच रहे हैं प्रदेश को। इसलिए आज आपको कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सम्मान मैया का भी होगा, सम्मान भैया का भी होगा, दोनों का सम्मान होगा। 60-40 तो चलवे ना कर तो बिल्कुल ना चलतो। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे, आज सीजीएल जेएसएससी की परीक्षा में जो धांधली गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है, हम लोग छात्रों के समर्थन में हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह संदेश देती है कि आप त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग दोषी हैं उन्हें जेल की काल कोठरी में भरने का काम करें। नहीं तो फिर 2024 में यही स्टूडेंट आपसे हिसाब लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, सरकार बहाना करती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। देखिए, खजाना खाली नहीं है, इनका दिमाग खाली है। दिमाग कैसे खाली है सबको बताते हैं। ये बोलते हैं खजाना खाली है, खजाना नहीं खाली, इनका दिमाग खाली है। क्या आपको मालूम है कि अभी मंत्री लोग का आवास बना है? स्मार्ट सिटी रांची में मंत्री लोग का हमारे आवास बना है, मालूम है ना? कितना में बना है? 67 करोड़, 67 करोड़। अभी शायद 12 मंत्री हो गए, पहले 11 थे, यानी 11 सही लेते हैं। 67 भागा 11, 11 छक 66, यानी एक मंत्री का आवास कितना में बना है? 6 करोड़। एक मंत्री का आवास 6 करोड़ में। अच्छा बना बताइए तो प्रधानमंत्री आवास कितना में बनता है? हमारे उधर 1,25,000 में, यानी एक मंत्री का आवास 6 करोड़, यानी 6 और 7 को 0, करोड़ में होता है 7 को 0, भागा देंगे 1,25,000 से, 0 काटेंगे 5 से करेंगे, रिजल्ट आता है 480। यानी एक मंत्री 480 को परिवार का आवास अकेले हड़प के बैठा है और बोलता है खजाना खाली है। बोलता है कि खजाना खाली है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो जितना भी इनको फैसिलिटी मिलता है सारा बंद हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए नेहा मैडम तो बन गई विधायक, इनको महीना 3 लाख मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 लाख। और इनके बाबूजी हैं पूर्व विधायक, उनको भी पेंशन 1 लाख मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पेंशन को बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, क्योंकि एक को विधानसभा में 150 को पूर्व विधायक भी है, तो 150 लाख बर्बाद हो रहा है। एगो को 1 लाख, 150 को 150 लाख, यानी 150 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है कि नहीं? इसलिए हम लोग पेंशन की व्यवस्था को बंद करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? आप पढ़िएगा भारत के संविधान शेड्यूल 7 को पढ़िएगा, उसमें राज्य सूची है। राज्य सूची में सेक्शन 38 से लेकर 42 तक पढ़िएगा, वहीं कहीं पे लिखा है कि पेंशन भत्ता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हम लोग राज्य सरकार में आते हैं तो पेंशन रोक दिया जाएगा। और पेंशन अगर मिलेगा भी तो कब? जब वो 60 साल की उम्र पार करेंगे। जैसे कोई भी, जैसे अभी नेहा मैडम मान के चलिए चुनाव हार गई तो पेंशन शुरू हो जाएगा। ये गजब का नियम है। अगर चुनाव हार गई तो पेंशन, अभी उम्र क्या हो रहा है उनका? 30 साल, 30 साल उम्र ही हो रहा है, पेंशन शुरू हो गया। इसीलिए हम लोग पेंशन कब देंगे?
जब वो 60 साल पार करेंगे। अभी शर्त से हम लोग आप हमको राशन देते हैं 5 किलो, सो जाके इंक्वायरी करते हैं कि दलान ढलाई घर है क्या, चरचक्का है क्या, बाप का नौकरी है क्या, तो हम भी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद लगे कि 60 साल में तो पेंशन मिलना चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंक्वायरी करेंगे। जैसे बंधु जी जिस दिन 60 साल की उम्र पार करेंगे, हम लोग एक इंक्वायरी की टीम भेजेंगे कि हाँ भाई बंधु जी को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं। यदि उनके घर की स्थिति ऐसी होगी कि उनको पेंशन मिलना चाहिए तो पेंशन मिलेगा, और नहीं तो नहीं देंगे। उनको जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं उसमें 15-15 हजार का, 17 हजार का, 18 हजार का 6 को 7 को नया लड़का को नौकरी दे सकते हैं। इस राज्य में कोई खजाना खाली नहीं है। इसलिए एक बात जान लीजिए, आज झारखंड बनाने में आज हमारी जमीनों पर कहीं पावर प्लांट है, कहीं कोई कोलियरी है, कहीं कोई फैक्ट्री है, लेकिन रोजगार हमारे पास नहीं है। इसलिए आज आपको इस बात को सोचना होगा, और विशेषकर अभी प्रखंड कार्यालय में पंजी 2 को लेकर जो गड़बड़ी होती है, रसीद काटने को जो गड़बड़ी होती है, ऑनलाइन चढ़ाने को जो गड़बड़ी होती है, हम लोग अगर आते हैं गवर्नमेंट में तो कार्यक्रम रहेगा, उस कार्यक्रम का नाम रहेगा सीओ हाजिर हो, और उनको आदेश दिया जाएगा कि एसी में और पंखा में मत बैठियो सीओ साहब। एसी में बैठने के लिए आप सीओ नहीं बने हैं, बल्कि सीओ का जो गाइडलाइन है उसको पढ़िएगा। 120 दिन उनको रेवेन्यू विलेज का दौरा करने को कहा गया है। अगर एक सीओ किसी ब्लॉक में अगर 365 दिन, किसी अंचल में वो कंटिन्यू 365 दिन रहता है, तो 120 दिन उसको जनता के बीच जाने का नियम है। तो हम लोग अगर आते हैं तो सीओ को सीधा बोलेंगे सीओ हाजिर हो। सबसे ज्यादा धांधली ब्लॉक में है, इसमें 100% सच्चाई है, और इसका कारण है हमारी सरकार। क्योंकि सरकार क्या करती है, ब्लॉक में अपने प्रतिनिधि को ड्यूटी दे दी है कि कई गो पेंशन पास हुआ, कई गो आवास पास हुआ, कई गो बकरी सेट पास हुआ, कई गो कुआं पास हुआ, और उनका प्रतिनिधि विधायक को हिसाब देते हैं और उसके हिसाब से वे लोग कमीशन लेते हैं। मैं तोपचाची से आता हूँ, वहाँ जो टुंडी के विधायक हैं उनका प्रतिनिधि दिन भर ब्लॉक में बैठता है और यही सब देखता है कि कितना कितना योजना पास हुआ, वो कमीशन लेता है। तो हम लोग कमीशन को बंद कर देंगे और सीधे बोलेंगे सीओ हाजिर हो। एग्रेशन से ही राज्य चलेगा। हमें लगता है इन लोग राज्य को खोखला कर दिया है और अफसरशाही को तो लोग भगवान बना दिया है, इनको डर नहीं लगता है। तो इसलिए आपसे एक बार निवेदन है, मांडर की जनता से निवेदन है कि एक बार खींची छाप को मौका मिले, एक बार जेल कैंप पार्टी को मौका मिले, एक बार गुना भगत जी को मौका मिले, फिर इस राज्य की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए हम लोग अपना सर्वस्व निछावर करने का काम करेंगे।